इसमें कुछ जो कई समुदाय की अलग अलग राय है, यूसीसी को लेकर कई समुदाय में अलग अलग समुदाय क्या चाहते हैं और उनके तर्क क्या हैं, इन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू समुदाय का, वो क्या चाहता है। यह सोचना गलत है कि सभी हिंदू यूसीसी पर एक मत रखते हैं। एक बड़ा वर्ग जो लैंगिक अन्याय और आधुनिकता का जो समर्थन करता है, यूसीसी का पक्षधार तो है और वो मानता है, उनका मानना है कि जब 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल के जरिए उनके कानूनों में सुधार हो सकता है तो सभी के लिए क्यों नहीं। वही कुछ जो रूढ़िवादी समूह हैं और कई लोग जो अपनी क्षेत्रीय प्रथाओं को महत्व देते हैं, वे भी जो ये बदलाव थे उसको आशंकित करते हैं। जैसे उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है, भारत के जो हिंदू हैं, विवाह रीति रिवाज जो है वहाँ पर बहुत अलग है। अगर कुछ संगठनों की बात करूँ, जैसे वीएचपी और आरएसएस इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को खत्म करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय का इस पर क्या करना है, उन पर बात करूँ तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो AIMPLB यूसीसी का सबसे जो मुख्य रूप से विरोधी है, उनका तर्क जो है वो धार्मिक है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरिया और कुरान को सुन्नत पर आधारित है, जो ईश्वरीय है, और उनका मानना है कि ये ईश्वरीय रूप से दी गई जो नियम कानून है उनको नहीं बदलनी चाहिए, इंसान उन्हें बदल नहीं सकती। वे इसे अपने धर्म और पहचान पर सीधा हमला बताते हैं। जो यूसीसी है उसको पूरी तरीके से वो अपने धार्मिक जो प्रथाएं हैं उन पर सीधे तौर पर उंगली उठाने की बात करते हैं। हालांकि एक दिलचस्प बात भी है कि जो न्यूज़ 18 द्वारा दिए गए एक बड़े सर्वे में 8000 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं से बात की और उनमें से जो 67% ने शादी और तलाक और जो विरासत जैसे मामलों में सभी के लिए एक समान कानून का समर्थन किया। यह दिखाता है कि समुदाय के भीतर भी राय बटी हुई है, खासकर महिलाओं के बीच। और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय शिरोमणि गुरुद्वारा के जो प्रबंधक कमेटी के जो SGPC भी यूसीसी का कड़ा विरोध करती है, उनका तर्क पहचान और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि जो यूसीसी है सिखों की अलग अलग पहचान उनकी मर्यादा और रीति रिवाजों को कमज़ोर करेगा, क्योंकि जो है उनकी मूल मान्यताएं हैं। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर कई लोगों की जो है मान्यताएं हैं, तो यूसीसी जो है उनको अगर एक तरीके से ला दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाएगी। तो इसमें जो यूसीसी है, ईसाई संगठनों का रुख ज़्यादा सतर्क। वे कहते हैं कि जो सरकार जो है पहले यूसीसी का एक ड्राफ्ट को सामने रखे, मतलब एक प्रकार से उसका ढांचा तैयार करे। बिना ड्राफ्ट के या बहस हवा में है, ऐसी ही बातें हो रही है, इसको पूरी तरीके से ड्राफ्ट के तौर पर किया जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सवाल है आदिवासियों का, क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। जो यूसीसी की बहस में एक ऐसी आवाज़ है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। आदिवासियों को हमेशा निचले तौर पर, जो कमज़ोर वर्ग पर रखा जाता है, उनकी बातें नहीं सुना जाता। तो आदिवासियों की आवाज़, उनका विरोध धर्म पर नहीं बल्कि उनके अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी ज़मीन पर आधारित है, क्योंकि वो हमेशा जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं। कुछ आदिवासी संगठन अक्सर एक नारा देते हैं, हम इस देश के मालिक हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, एक ऐतिहासिक सच्चाई है। वे इस भूमि के मूल निवासी हैं, जो कई लोग यहाँ पर कह चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे बिरसा ब्रिगेड जैसे संगठन कहते हैं कि उनकी लड़ाई अपनी जल जंगल और ज़मीन को बचाने की है, जिनके लिए उनके पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, जैसे बिरसा मुंडा। तो यूसीसी से उन्हें क्या खतरा है? पहला जो खतरा है उनके कानून प्रथा पर आधारित है, धर्म पर नहीं। आदिवासी समाज जो है कस्टोमरी लॉ यानी जो प्रथागत कानूनों से चलता है, ये कानून पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और उनके सामाजिक ताने बाने का आधार है। ये किसी किताब में नहीं लिखे हैं बल्कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दूसरा जो इसमें पॉइंट जुड़ता है कि संविधान इन्हें विशेष सुरक्षा देता है। हमारे संविधान की 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है, जो 5th एंड 6th शेड्यूल है, उसमें जो है आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार देती है। इसके अलावा आर्टिकल 371A नागालैंड को और आर्टिकल 371G मिजोरम को यह गारंटी देता है कि संसद का कोई भी कानून जो उनके प्रथागत कानूनों को प्रभावित करता है, उनकी विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा। यूसीसी इन सभी संवैधानिक गारंटियों को एक झटके में ख़त्म कर देता है। उनका मानना है कि ये जो है एक झटके में ख़त्म कर सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इसमें बताया गया है वो है जल जंगल और ज़मीन की। आदिवासियों के लिए उनकी ज़मीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं है बल्कि उनकी जो है एक पहचान है, एक अस्तित्व के रूप में देखते हैं, उनका अस्तित्व का आधार है। और झारखंड में जो है, जो छोटा नागपुर है, जो टेनेसी एक्ट मतलब CNT एक्ट और जो संथाल परगना टेनेसी एक्ट SPT एक्ट जैसे कानून है जो आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासियों को बेचे जाने से रोकता है। आदिवासियों को डर है कि एक समान कानून जो है इन सुरक्षा कवचों को हटा देगा और उनकी ज़मीनें
उनसे छीन ली जाएगी। जैसा कि अभी होते आ रहा है, अभी कौन सी नहीं छीन रहे हैं सरकारें, ये तो छीन ही जा रही है। जैसा कि आदिवासी नेता जो गीताश्री उरांव कहती है, यूसीसी आदिवासी अस्तित्व के लिए एक खतरा है। तो इस जबरदस्त विरोध को देखते हुए सरकार ने बार बार कहा है कि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर कर दिया, यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जो कि अभी जो 2025 में यूसीसी को लाया गया है, उसमें भी आदिवासी जो 8% आदिवासी हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा है। और यहीं पर यूसीसी की पूरी बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास जो पैराडॉक्स है वो सामने आता है। क्योंकि आदिवासियों को अलग कर दिया गया है। कई लोगों का मानना है कि ये कुछ समुदाय का मानना है कि अगर एक कानून देश की लगभग जो 9% से 8% की जो आबादी पर लागू नहीं होगी तो क्या हम उसे यूनिफॉर्म यानी समान कह सकते हैं। यह छूट सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यूसीसी का असली मकसद पूरे देश के लिए एक कानून बनाना है या फिर चुनिंदा समुदायों के पर्सनल लॉ को बदलना। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो आदिवासी हैं वो अपनी परंपराओं पर अपना मालिकाना हक रखते हैं और ये साबित भी हो चुका है। तो उन पर जो है संवैधानिक आईपीसी की धारा जो है नहीं लागू होती। तो जो है ये यूसीसी उन्हीं पर लागू होना चाहिए जो इस भारत देश के निवासी नहीं है, बाहर के निवासी हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आदिवासी समुदाय को किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, किसी जात से कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो गणेश मूर्ति का जो है हम बेचने का कार्य करते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जल जंगल ज़मीन और हमारी जो संप्रदाय है, हमारे लोगों के जो संस्कृति है उनका संरक्षण करना है। और वो ये भी कहती है कि कुछ समुदाय ये मानते हैं कि जो है आरएसएस जैसी समुदाय जो है वो मानती है कि इस जटिल मुद्दे पर सरकार जो है वो विपक्ष और नौकरशाही और इस दुनिया के दूसरे देश क्या सोचते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूसीसी किस मायने में लोगों को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि भारत देश अगर सरकार और विपक्ष बीजेपी सरकार के लिए यूसीसी एक जो है मुख्य वैचारिक वादा है, जिसे वो जो है राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय के लिए ज़रूरी बताते हैं। वहीं कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल हैं इसे राजनीतिक और ध्रुवीकरण का एक साधन मानते हैं और कहते हैं कि इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों में आम सहमति बनाना जरूरी है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि उनका कहना सही भी लगता है मुझे। क्योंकि भारत देश में अलग अलग समुदाय रहते हैं, उनकी आंतरिक मामले जो हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर तो ये यूसीसी लगनी चाहिए, वो चेंजेस सारी चीज़ें होना चाहिए, वो समय के अनुसार चेंज होगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं जो आईएएस हैं और जो नौकरशाह के नज़रिए जान लेते हैं, जो यूपीएससी जैसी एग्जाम देते हैं, बड़ी बड़ी देश के लिए कानून बनाते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। जो लोग कानून को ज़मीन पर लागू करते हैं, यानी हमारे जो आईएएस अधिकारी जो रहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे इस प्रैक्टिकलिटी को किस नज़रिए से देखते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो उत्तराखंड यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के प्रमुख जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न सिंह, का कहना है कि इस उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। और जो पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा जैसे जो विशेषज्ञ हैं, इसे चरणों में या तो फेजेस मैनर में इसको लागू करने की सलाह देते हैं। उनका जो सिंबॉलिक यूनिफॉर्मिलिटी से ज़्यादा ज़मीनी सुधार पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिचय मतलब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के रूप में देखता है। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी यूसीसी है, इन सब पर बात करते हैं। अगर मैं इन पर बात करूं तो हाँ, जो ज़्यादातर पश्चिमी देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और यूएसए में एक ही सेक्युलर सिविल लॉ है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है। वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब एक अलग पर्सनल लॉ रखनी नहीं है। लेकिन वहीं टर्की एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद जो आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में जो 1926 में ही एक सेक्युलर सिविल कोड अपना चुका है। लेकिन इसका एक उल्टा उदाहरण भी है, इजराइल। वहाँ यहूदियों और जो मुसलमान और ईसाइयों के लिए शादी और तलाक जैसे मामलों के लिए अलग अलग धार्मिक अदालतें हैं। यह दिखाता है कि कानूनी बहुलवाद, लीगल प्लूरिज्म है, भी एक मॉडल हो सकता है। तो इन सब बात पर विचार करके हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ संविधान का एक लक्ष्य है, लैंगिक न्याय की एक मजबूती दलील है और एक सरल कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत है। दूसरी तरफ भारत की विविधता का सम्मान करने की जिम्मेदारी है, जो भारत के अल्पसंख्यकों की जो चिंताएं हैं और आदिवासी के जुड़े अस्तित्व से जुड़े जो संवैधानिक अधिकार हैं। 2018 में 21वें जो विधि आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो कहते हैं कि इस स्तर पर यूसीसी ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है, मतलब एडॉप्टेबल है। इसकी जगह सभी पर्सनल लॉ के अंदर धीरे धीरे करके इसमें सुधार होना चाहिए। और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि किसी को इकट्ठे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए और जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं को ख़त्म किया जाए और जो है अधिकारों में समानता, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ राइट
जो है वो लाई जाए, ना कि कानूनों में एक रूपता मतलब कि यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ लॉ। लेकिन 22वें विधि आयोग ने इस मुद्दे पर नए सिरे से राय मांगकर बहस को फिर से जीवित कर दिया। हालांकि उनका कार्यकाल बिना रिपोर्ट दिए ही समाप्त हो गया। यूनिफॉर्मिलिटी सिविल कोड का सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। यह हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हम कानूनों की एक रूपता चाहते हैं या अधिकारों की एक रूपता चाहते हैं। क्या एक कोड भारत जैसी विशाल विविधता को समेट सकता है, और क्या इस बहस का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए हो रहा है या फिर इसे बांटने के लिए हो रहा है। सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। उसे एक ड्राफ्ट सामने लाना होगा जिस पर खुली और ईमानदारी से बहस हो सके। उसे हर समुदाय, खास करके सबसे कमज़ोर तबकों की आवाज़ सुननी होगी। एक नागरिक के तौर पर हमारा काम है कि हम इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नारों से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों के साथ समझें। आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूसीसी की ज़रूरत है? अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, और अगर नहीं तो जो हमारे यहाँ लैंगिक न्याय और समानता को कैसे सुनिश्चित की जाए उस पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो मेरे अनिकेत ध्रुव 245 चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और फिर जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मैं भी कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं भी इन्फॉर्मेशन निकाल के इधर उधर से निकालता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और इसको एक बहस के रूप में देखता हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे बहस होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार।